अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ें चैप्टर नंबर 10 और आज चैप्टर नंबर 10 का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ेंगे जो कि है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग व्यू कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उन्हें अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे तो हम बाद में आते हैं, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि टेलीस्कोप किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज़ करते हुए हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देख सकें जो हमसे बहुत ज़्यादा फासले पे मौजूद होते हैं, तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को टेलीस्कोप का नाम देते हैं। बेसिकली हम लोगों ने सीखा था कि जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है और उसे हम देखना चाहते हैं अच्छे से, तो उसका एक तरीका ये है कि उस ऑब्जेक्ट के विजुअल एंगल को इंक्रीज़ कर दिया जाए। जितना उस ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल बढ़ता चला जाएगा, उतना ही हमारी आँख में उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो लार्जर होगा, क्योंकि इमेज और जो हमारा विजुअल एंगल होता है ये एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे आँख से बहुत ज़्यादा फासले पे पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, अगर इस तरह से हमारे पास एक एक्सिस है और इस एक्सिस पे कुछ फासले पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है और इस जगह पे स्टूडेंट्स हमारे आँख है और इस आँख से हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट एक विजुअल एंगल बना रहा है हमारी आई पे, जिसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास विजुअल एंगल है। लेकिन अगर इसी तरह से हो कि इसी एक्सिस के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास पड़ा हुआ था, हम इसको उठा के अपनी आँख के करीब ले आए, तो जब ये आँख के करीब आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख सकते हैं इस केस में जो हमारे पास विजुअल एंगल है वो अब पहले से ज़्यादा हो चुका है। अगर आप इस एंगल का, अगर मैं इसे अल्फ़ा 1 कह दूं और इसे अल्फ़ा 2 कह दूं, तो अगर आप इन दोनों एंगल्स का कंपैरिजन करें तो हमें नज़र आ रहा है इस केस में कि अल्फ़ा 2 इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा 1। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एंगल इंक्रीज कर गया हमारे पास विजुअल एंगल, और हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद हो और हम उसे ज़्यादा अच्छे से देखना चाहें तो हम उसे अपनी आँख के करीब लेके आते हैं ताकि हमारा विजुअल एंगल बढ़ जाए और वो ऑब्जेक्ट जो है हमें बड़ा नज़र आए, उसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो जाए। वही चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन ये एक हद तक पॉसिबल है क्योंकि हमारी आँख का एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, नियर पॉइंट होता है। अगर उससे भी ज़्यादा करीब हम किसी ऑब्जेक्ट को ले आएंगे तो फिर हम उसे अच्छे से देख नहीं पाते, फिर वो ब्लरी इमेज जो है हमारे पास बनना शुरू हो जाता है। अब फ्रेंड्स, टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप से हम जिन ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट्स ज़रूरी नहीं कि बहुत छोटे हों। जैसे हम लोगों ने देखा था कि माइक्रोस्कोप हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कह रहे थे कि जो छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाती थी, छोटे ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके दिखाती थी, और वो जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते थे वो हमारे करीब पड़े हुए होते थे। वो करीब पड़े हुए छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाती थी, हम जिसे माइक्रोस्कोप कहते थे। अब टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप ने हमारे उन ऑब्जेक्ट्स को हमें दिखाना है जो हमसे काफ़ी फासले पे पड़े हुए हैं, और वो ऑब्जेक्ट पहले से ही बहुत बड़े साइज़ के हैं, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। साइज़ उनका पहले ही बड़ा है, लेकिन वो हमसे दूर होने की वजह से हम उन्हें अच्छे से देख नहीं पाते। तो टेलीस्कोप का जो बेसिक काम है, बेसिक पर्पज़ है, वो किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखाना है। लेकिन जो मैग्नीफाई करने के लिए प्रोसेस हमारे पास यूज़ होता है वो ये है कि उसका विजुअल एंगल बढ़ाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो पहले से ही बहुत बड़ा है। जो उसका इमेज बन रहा है हमारे पास हमारी आँख पे, उस इमेज का जो विजुअल एंगल है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो ये जो टेलीस्कोप है ये बेसिकली हमारे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का विजुअल एंगल हमारी आँख पे इस तरह से बना देती है कि वो हमारे करीब आ जाता है और फिर हम उसे मज़ीद मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम फिर टेलीस्कोप को डिफाइन करते हैं कि टेलीस्कोप बेसिकली क्या है। सिर्फ टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को हम बाद में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप, इट इज एन
optical instrument which is used to see or observe distant objects। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट्स जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो हमसे बहुत ज़्यादा फासले पे मौजूद हों। अब स्टूडेंट्स ये तो थी बेसिक टेलीस्कोप, लेकिन हम जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है स्टूडेंट्स? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक ऐसी टेलीस्कोप को कहते हैं जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। हेवनली ऑब्जेक्ट्स का मतलब जो हमारे पास आसमान में बहुत दूर प्लैनेट्स और स्टार्स मौजूद हैं, हेवनली बॉडीज मौजूद हैं, उन सारी हेवनली बॉडीज को देखने के लिए जो इस्तेमाल होती है उसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं। हमें पता है स्टूडेंट्स हेवनली बॉडीज जो हैं उनके साइज तो पहले ही बहुत बड़े होते हैं और हमसे बहुत ज़्यादा फासले पे भी हैं, तो वो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और हमसे बहुत फासले पे मौजूद है, तो उसको क्लियर करके अपने करीब ला के विजुअल एंगल बढ़ा के जो देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे टेलीस्कोप कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फिर ऐसी टेलीस्कोप है जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट्स इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप स्टूडेंट्स एक ऐसी टेलीस्कोप को कहते हैं, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to observe heavenly objects like distant stars and planets। तो स्टूडेंट्स इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होगा हम उसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नाम देंगे। अब स्टूडेंट्स देखना ये है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होती क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरह से हम इसे बना सकते हैं और इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसकी रे डायग्राम को समझते हैं और फिर उस रे डायग्राम से इन सारी चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी हमारी एक माइक्रोस्कोप की तरह दो लेंसेज के कम्बिनेशन से बनी होती है, लेकिन इसमें और उसके लेंसेज में फ़र्क होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास एक लार्ज फोकल लेंथ का या एक बड़े अपर्चर का एक लेंस होता है। वो लेंस स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक लेंस है जो एक लार्ज अपर्चर का लेंस है। ये स्टूडेंट्स मैं आपके सामने उसका सेंटर रीजन दिखा रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ लार्ज होती है और ये वाला जो लेंस है हमारे ऑब्जेक्ट को जिसे हम देखना चाह रहे हैं रिलेटिवली हमारी आंख से ज़्यादा करीब होता है। वैसे तो जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग देखने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेज ऑफ लाइट हैं वो सबसे पहले इसमें से गुजरती हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स हम इस लेंस को नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव का। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है स्टूडेंट्स इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं FO के साथ। ये स्टूडेंट्स एक लार्ज
फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट आती हैं और वो इस लेंस पे फॉल करती हैं। अब हम लोग सीख चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज़्यादा फासले पे मौजूद हो तो उससे आने वाली जो रेज हमारे तक पहुंचती हैं वो रेज पैरेलल हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी इस लेंस में जब हमारे पास रेज पहुंचेंगी तो वो पैरेलल फॉर्म में आएंगी, इसमें बिल्कुल पैरेलल रेज एंटर होंगी। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स अगर उन रेज को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज दूर कहीं पे एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हमने ए बी का नाम दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स उसमें से कुछ रेज ऑफ लाइट आएंगी जो इसमें से पास करके आगे जाएंगी। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स एक रे ऑफ लाइट ये है जो इसमें से पास कर रही है, एक रे ऑफ लाइट ये है स्टूडेंट्स, और एक रे ऑफ लाइट ये है स्टूडेंट्स। ये तीन रेज ऑफ लाइट हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन के तौर पे बना दी। बहुत सारी रेज आ रही होंगी, उनमें से हमने तीन रेज ले ली। अब स्टूडेंट्स चूंकि ये एक कन्वर्जिंग लेंस है और हमें पता है जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो आने वाली रेज ऑफ लाइट को किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करके उसका इमेज बनाता है। तो स्टूडेंट्स ये भी जो रेज ऑफ लाइट है जब ये इस तरह से ट्रैवल करते हुए इसमें से पास करेंगी तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे आती है और जो दूसरी रे ऑफ लाइट है ये भी इसको आके यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है और जो तीसरी रे ऑफ लाइट है ये भी इसको आके यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है और ये तीनों रेज यहाँ पे मिलती हैं और जो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद था उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्म में बन जाता है। ये स्टूडेंट्स एरो की फॉर्म में हम उस ऑब्जेक्ट के इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स सपोज इसकी जो हाइट है उसे बी प्राइम और ए प्राइम के साथ हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो एंगल इस वक्त हमारे पास वो बना रहा था उस एंगल को भी हम लोग नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये एंगल हमने अल्फा कह दिया, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स इसे भी हम लोग अल्फा का ही नाम देंगे। हमें पता है कि अगर कोई भी इस तरह की फिगर हो जिसमें दो लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हो तो उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो यहाँ पे बने हुए हैं इस तरह के एंगल्स इक्वल होते हैं। अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ भी हमें पता है कि ये जो इमेज बन रहा है इस वक्त ये इसके प्रिंसिपल फोकस पे बनना चाहिए। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके सेंटर को मैं ओ का नाम दे देता हूँ और फिर स्टूडेंट्स ये जो ओ से लेके बी प्राइम तक का फासला है स्टूडेंट्स इसे हम लोग कह सकते हैं ये हमारी फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की, क्योंकि इस जगह पे हमारे पास इमेज इसका बन रहा है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करते हैं, अब ये पहला काम था हमारे ऑब्जेक्टिव ने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास बहुत दूर पड़ा हुआ था जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग नाम दे रहे हैं ए बी का, उसका हमारे करीब ला के एक इमेज बना दिया जिसे ए प्राइम और बी प्राइम का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स ये इमेज तो हमारे पास आ गया लेकिन ये इमेज अब छोटा है, हमें इसे मैग्नीफाई करके देखना है, हमने इसे बड़ा करके देखना है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम यहाँ पे एक और लेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हम इसके करीब एक और लेंस प्लेस करते हैं स्टूडेंट्स और वो लेंस हम कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स अगर विजुअली हम लोग इस लेंस का कंपैरिजन करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के साथ तो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो लेंस है ये आपको रिलेटिवली स्मॉलर नज़र आ रहा है, ये एक छोटा लेंस है और इसकी जो फोकल लेंथ है स्टूडेंट्स वो भी कम होगी और इसका जो अपर्चर है वो भी कम होगा। और इसमें से क्योंकि हमने इसे ऑब्जर्व करना है ये हमारी आँख के ज़्यादा करीब है तो स्टूडेंट्स इस लेंस को हम लोग नाम दे देते हैं आई पीस का और इसकी जो फोकल लेंथ है स्टूडेंट्स उसको हम लोग एफ ई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने इसको किस तरह से एडजस्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने इस लेंस को, क्योंकि ये मूवेबल लेंस है तो हम इस लेंस को इस तरह से प्लेस करते हैं कि ये जो इमेज यहाँ पे बन रहा था जो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का था वो एग्जैक्टली इस लेंस की फोकल लेंथ के ऊपर बन जाए। जब वो इस लेंस की फोकल लेंथ के ऊपर बनेगा तो हमें पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट जो है जब किसी लेंस की फोकल लेंथ के ऊपर प्लेस किया जाता है तो फिर उसका जो इमेज बनता है वो इन्फिनिटी के ऊपर बन रहा होता है। तो स्टूडेंट्स फिर इस ऑब्जेक्ट को अगर हम इसकी फोकल लेंथ के ऊपर प्लेस कर दें, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट से लेके
इस पॉइंट तक का ये जो फासला है ये एग्जैक्टली एफ ई के बराबर है। तो स्टूडेंट्स जो इमेज बनेगा वो किस तरह से हम लोग बनाते हैं, हमें पता है कि एक रे ऑफ लाइट हम लोग इस तरह से लेंगे जो इसके ऑप्टिकल सेंटर में से पास करके आगे चली जाएगी। दूसरी रे लेट्स सपोज हम यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वो भी इस तरह से आगे चली जाएगी। और तीसरी रे हम लोग यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये भी ऐसे चली जाएंगी। अब ये रेज ऑफ लाइट जो हैं वो बिल्कुल पैरेलल हो गई हैं, और इन पैरेलल रेज ऑफ लाइट का मतलब ये है कि जब हम इसका इमेज बनाएंगे तो स्टूडेंट्स वो इमेज इन्फिनिटी के ऊपर जाके बहुत आगे जाके बनेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास एक जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था उसको हम लोग करीब लेके आए, और करीब लेके आके हम लोगों ने उसका एक विजुअल एंगल इंक्रीज करके इमेज बना दिया। अब इस केस में स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, अगर उस एंगल को हम लोग बीटा का नाम दे दें और इसका जो सेंटर है उसे हम लोग ओ प्राइम का नाम दे दें, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी रे डायग्राम आ गई कि एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने एक लार्ज फोकल लेंथ के लेंस में से ऑब्जर्व किया और उसने उसका एक इमेज बनाया, और फिर उस इमेज को हम लोगों ने एक रिलेटिवली शॉर्टर और रिलेटिवली लेस अपर्चर के लेंस की फोकल लेंथ के ऊपर बनाया, तो उसने उसका एक और इमेज बना दिया जो कि मैग्नीफाइड फॉर्म में हमें मिला, और हम उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था बेसिकली हमारे पास इसका प्रिंसिपल। और अगर इसकी कंस्ट्रक्शन अब इस रे डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास एक लेंस है जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, जिसे हम लोगों को याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ये एक ऐसा लेंस है जिसकी लार्ज फोकल लेंथ है एंड अपर्चर। फोकल लेंथ और अपर्चर लार्ज है। और जो दूसरा लेंस है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है आईपीस, और जो आईपीस है स्टूडेंट्स वो रिलेटिवली शॉर्ट फोकल लेंथ एंड अपर्चर। उसकी फोकल लेंथ और अपर्चर जो है वो शॉर्ट होता है। अब स्टूडेंट्स इसकी वर्किंग किस तरह से है, हम लोगों ने देख लिया कि इसकी वर्किंग किस तरह से होगी। आपने बिल्कुल इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। हमारी जो बुक का पैराग्राफ है उसके अंदर ये चीज़ मेंशन है, आप एग्जैक्टली उसको उसी तरह से इसकी वर्किंग के अंदर कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन इसकी किस तरह से की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स मैग्नीफिकेशन की तरफ अगर हम लोग जाएं तो स्टूडेंट्स मैग्नीफिकेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है, जो ट्राइंगल है ओ बी प्राइम और ए प्राइम। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी प्राइम एंड ए प्राइम। ये जो ट्राइंगल स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रही है ये वाली, जो हमारे पहले वाले लेंस के सेंटर में से ऑब्जेक्टिव के सेंटर से ये ऑब्जेक्ट की जो हमारे इमेज की बेस तक जाती है और उसके हेड तक, ये स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइंगल है जो फिगर में हमें नज़र आ रही है। इसमें जो एंगल अल्फा नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, ये वो एंगल है जो हमारा ऑब्जेक्ट बना रहा था, क्योंकि ये फार ऑफ ऑब्जेक्ट जो ए बी पड़ा हुआ था ये उसका एंगल हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर इस ट्राइंगल में से हम टेंजेंट ऑफ एंगल अल्फा फाइंड आउट करें तो स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हैं, ये देखिएगा ज़रा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेंजेंट अल्फा, और स्टूडेंट्स हमें पता है कि टेंजेंट किसके बराबर होता है, टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर
बेस, परपेंडिकुलर को बेस पे डिवाइड करते हैं तो टेंजेंट की वैल्यू आ जाती है। अब इस केस में स्टूडेंट्स अगर आप परपेंडिकुलर देखें तो हमें पता है एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब है ए प्राइम और बी प्राइम हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, और फिर जो बेस है वो ये वाली साइड है जो कि ओ से बी प्राइम तक है। तो स्टूडेंट्स इस केस में हम लोग फिर लिख सकते हैं कि जो टेंजेंट अल्फा हमारे पास बन रहा है वो किसके बराबर है, वो ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय ओ बी प्राइम कुछ इसके बराबर है। अब स्टूडेंट्स अगर इस चीज़ को हम लोग देखें तो ओ बी प्राइम का तो हमें पता है, जो ओ बी प्राइम हमें यहाँ पे नज़र आ रही है वो तो फोकल लेंथ है हमारे ऑब्जेक्टिव की, यानी वो एफ ओ है, तो इसका मतलब है ओ बी प्राइम की जगह पे हम लोग एफ ओ लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ गई ए बी प्राइम डिवाइडेड बाय एफ ओ। इसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहली ट्रायंगल में से टेंजेंट अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर हम लोग सेकंड ट्रायंगल की बात करें, फ्रॉम ट्रायंगल ओ प्राइम बी प्राइम एंड ए प्राइम। स्टूडेंट्स अगर फिगर के अंदर देखें तो हमें ट्रायंगल नज़र आ रही होगी, ये ओ प्राइम है, ये बी प्राइम है, ये ए प्राइम है, ये हमारे पास ट्रायंगल मौजूद है। अब इस ट्रायंगल के लिए अगर हम लोग टेंजेंट बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, टेंजेंट बीटा, टेंजेंट हमारे पास फिर से परपेंडिकुलर ओवर बेस इसके बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स अगर परपेंडिकुलर इस केस में देखें तो एंगल के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है, और एंगल के सामने ए प्राइम बी प्राइम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पे वो ए प्राइम एंड बी प्राइम इसके बराबर आ जाएगा। और स्टूडेंट्स जो बेस है हमारे पास वो ओ बी प्राइम के बराबर है, ओ प्राइम बी प्राइम के बराबर है जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और स्टूडेंट्स वो तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एफ ई है, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ओ प्राइम एंड बी प्राइम, और फिर अगर इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट करें तो टेंजेंट बीटा हमारे पास आ जाता है ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय ओ प्राइम बी प्राइम, जो कि किसके बराबर है, ए प्राइम बी प्राइम, और जो ओ प्राइम और बी प्राइम है स्टूडेंट्स वो बराबर है एफ ई के। तो स्टूडेंट्स इसकी जगह पे फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ ई, और इसे हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो स्टूडेंट्स ये दो इक्वेशंस हम लोगों ने यहाँ पे बना ली, जो कि हैं, एक में हम लोगों ने टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट कर लिया और एक में स्टूडेंट्स हम लोगों ने टेंजेंट बीटा फाइंड आउट कर लिया। अल्फा वो एंगल है जो हमारा ऑब्जेक्ट बना रहा है और बीटा वो एंगल है जो हमारा इमेज बना रहा है। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जो बेसिक मैग्निफिकेशन है हमारे पास वो किस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। हम लोगों ने स्टूडेंट सीखा था कि जो हमारी मैग्निफिकेशन है, वी नो दैट जो मैग्निफिकेशन है जिसे हम कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, ये इक्वल होती है बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, बीटा को अल्फा पे डिवाइड करते हैं, फिर हमारे पास मैग्निफिकेशन आती है। अब स्टूडेंट्स इस केस में हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू तो नहीं है, हमारे पास टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि अगर एंगल्स स्मॉल हों तो स्मॉल एंगल्स के लिए अल्फा और टेंजेंट अल्फा आपस में इक्वल होंगे, बीटा और टेंजेंट बीटा इक्वल होंगे। यानी अगर एंगल कोई बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है तो उस एंगल की वैल्यू और उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर फाइंड आउट की जाए तो दोनों की वैल्यू सेम होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसी चीज़ को लिखते हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट
बीटा। अल्फा जो है वो टेंजेंट अल्फा के इक्वल होगा और जो बीटा है वो टेंजेंट बीटा के इक्वल होगा। तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा अगर ये दोनों वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। तो फिर मैग्नीफिकेशन देखिएगा स्टूडेंट्स हमारे पास किसके इक्वल आती है, मैग्नीफिकेशन आ जाती है टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा। और फिर इन दोनों की वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से वैल्यूज लगाते हैं और इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा फिर हमारे पास मैग्नीफिकेशन क्या बनेगी, टेंजेंट बीटा। और टेंजेंट बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स ये हमें नज़र आ रही है, ये है ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय एफ ई। और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में हमारे पास टेंजेंट अल्फा की वैल्यू लगानी है जो कि है ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय एफ ओ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट्स अगर इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो स्टूडेंट्स मैग्नीफिकेशन कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है, देखिएगा ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय एफ ई मल्टीप्लाइड बाय, ये स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर है और जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा एफ ओ डिवाइडेड बाय ए प्राइम एंड बी प्राइम। तो स्टूडेंट्स इसमें ए प्राइम और बी प्राइम ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे बनती हुई हमें नज़र आ रही है वो आ जाएगी एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन का एक्सप्रेशन आ गया, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया कि स्टूडेंट्स हमारे पास मैग्नीफिकेशन किसके इक्वल है, ये रेशो है एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई की। यानी स्टूडेंट्स अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और हम इसकी मैग्नीफिकेशन को बढ़ाएं, तो मैग्नीफिकेशन को बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है मैग्नीफिकेशन के साथ और आई पीस की फोकल लेंथ का इन्वर्स रिलेशन है मैग्नीफिकेशन के साथ। तो अगर हम चाहते हैं कि मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो जाए तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को ज़्यादा कर दें और आईपीस की फोकल लेंथ को कम कर दें तो हमारे पास हमारे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो चीज़ें और हैं जिसको हम लोगों ने सामने रखना है। पहली चीज़ क्या है कि ये जो एडजस्टमेंट इस वक्त हमें टेलीस्कोप की नज़र आ रही है, हम इसे कहते हैं कि ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि हमारे पास जो दो लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस है, जैसे इस केस में अगर हम लोग बात करें कि ये एक लेंस है हमारे पास ऑब्जेक्टिव और इससे कुछ फासले पे ये आईपीस पड़ा, अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को स्टूडेंट्स हम लोग कैपिटल एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम एफ ओ और एफ ई इन दोनों को ऐड कर लें, जमा कर लें, तो हमारे पास कैपिटल एल बन जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर इस तरह का हमारे पास अरेंजमेंट नज़र आ रहा हो जिसमें दोनों लेंसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ्स को ऐड करके मिल रहा है, तो फिर स्टूडेंट्स इस केस में हम लोग कहते हैं कि ये हमारी एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट है, ये नॉर्मल एडजस्ट हुई हुई है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए भी और इसके जो न्यूमेरिकल हैं उसके अंदर भी हम इस फॉर्मूले को बार बार इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, ये तो हम लोगों ने देखा कि एक टेलीस्कोप हम लोगों ने बनाई जो कि लेंसेज को इस्तेमाल कर रही थी। हमारी बुक में एक इन्फॉर्मेशन और भी दी गई है, अगर आप इसे देखें तो वहाँ पे बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो टेलीस्कोप है उसे हमेशा लेंसेज की फॉर्म में बनाएं। तो स्टूडेंट्स इस तरह की जो टेलीस्कोप है हम
उसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का नाम देते हैं, जिसमें लेंसेज की बजाय हम लोग मिरर्स यूज़ करते हैं। लेंसेज में रिफ्रैक्शन होती है, मिरर्स में रिफ्लेक्शन होती है। तो ये जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि बहुत फासले पे मौजूद जब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से लाइट आती है तो हम उनको मिरर्स को इस्तेमाल करते हुए फोकस करते हैं और फिर उन्हीं मिरर्स की मदद से उनका इमेज जो है वो भी बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस केस में हमारे पास जो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के फासले पे मौजूद हैं, हम उन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की भी बहुत अच्छी इमेजिंग कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, एक और चीज़ हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए, वो क्या है कि जैसे हमारे पास ये टेलीस्कोप है, तो इस टेलीस्कोप के केस में हमने देखा कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्टिव था, हमने इस ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो बहुत बड़ी रखी थी, इसका अपर्चर जो था वो बड़ा रखा था। अब क्या वजह है, इसके पीछे क्या चीज़ है कि क्यों हम इसे बड़ा रखते हैं, हमें पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जितना बड़ा हमारे पास साइज़ होगा किसी लेंस का, उतनी ही ज़्यादा लाइट उसमें एंटर हो सकती है। और क्योंकि टेलीस्कोप को हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा फासले पे पड़ा हुआ है तो उसमें से जो आने वाली लाइट है जो हम तक पहुंच रही है वो भी कम होगी। तो अगर लाइट कम हो और हमारे लेंस का साइज़ भी कम हो तो उसका इमेज उतना अच्छा रिजॉल्व्ड हम लोग नहीं बना सकेंगे। तो इस वजह से हम ऑब्जेक्टिव जो है उसका अपर्चर ज़्यादा रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो इसके अंदर एंटर हो सके, और जितनी ज़्यादा लाइट इसके अंदर एंटर होगी उतना ज़्यादा अच्छा रिजॉल्व्ड इमेज जो है वो हम लोग बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसमें हम लोगों ने देखा किस तरह से टेलीस्कोप वर्क करती है और फिर इसके यूजेस किस किस तरह से हो सकते हैं, और हमने मैग्नीफिकेशन भी कैलकुलेट की। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।